अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जनूबी एशिया के एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करने वाले हैं जो कुदरती हुस्न से माला माल है। इस मुल्क में दुनिया की जदीद तरीन बिल्डिंग्स मौजूद हैं। यहाँ दूसरी शादी करने वाले पर बेतहाशा टैक्स क्यों लगाया गया है? यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत मसाजिद भी मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान और इंडिया से हैं और आपको नौकरी की तलाश है तो ये मुल्क आपके लिए बेहतरीन जगह है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जनूबी एशिया के एक खूबसूरत मुल्क मलेशिया की। इस मुल्क का वीज़ा आपको कैसे और कितने का मिलेगा, आज की वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इस मुल्क के बारे में ऐसे हक़ाइक़ भी आपको बताऊंगी जो यकीनन आपके लिए नए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ। मलेशिया जनूबी एशिया का एक मुस्लिम मुल्क है जहां हर औरत हिजाब करना पसंद करती है। इस मुल्क की 13 रियासतें हैं। मलेशिया की आबादी 3 करोड़ 43 लाख है। मलेशिया का रकबा 3,30,803 मुरब्बा किलोमीटर है। मलेशिया की आबादी का 58% हिस्सा मलाई लोगों पर, 22% हिस्सा चीनी लोगों पर, 12% हिस्सा मुकामी लोगों पर, 1% हिस्सा इंडियन और पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आता है। अगर मजहब की बात करें तो 62% मुसलमान, 9% क्रिश्चियन, 19% बुद्ध मत और 7% हिंदू शामिल है। मलेशिया की सरहदें ब्रुनाई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलिपाइन और वियतनाम से मिलती हैं। मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर है जिसकी कुल आबादी 8,29,000 है और ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत है। इस शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी जदीद तर्ज की है। सिंगापुर जाने के लिए एक पुल का इस्तेमाल किया जाता है। मलेशिया से लोग सैर करने के लिए सिंगापुर का रुख करते हैं। कुआलालंपुर इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर कारोबारी हवाले से भी पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम रखता है। इस मुल्क में हर फर्द मसरूफ जिंदगी गुजारता है, काम काम और बस काम। अगर इस मुल्क की हिस्ट्री की बात की जाए तो इस मुल्क में 4000 साल पुरानी आसार कदीमा के आसार मिलते हैं, लेकिन इसकी असल तारीख 10वीं सदी ईस्वी से शुरू होती है जब इस मुल्क में इस्लाम की आमद हुई। अरब से आने वाले ताजरों की वजह से इस्लाम इस खित्ते में फैला। इस वक्त इस मुल्क में हिंदू और बुद्ध मत के पैरोकार बहुत ज़्यादा मौजूद थे। इस मुल्क में 15वीं सदी ईस्वी में इस्लाम बहुत तेज़ी से फैला और इस मुल्क में इस्लाम ने अपनी जड़ें मजबूत की। मलेशिया इस वक्त एक जजीरा था। इस वक्त इस जजीरे पर सिर्फ मलाई लोग ही आबाद थे। आज भी मलाई लोग मलेशिया में सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। 18वीं सदी ईस्वी से बरतानवी हुकूमत ने मलेशिया पर कब्जा कर लिया। इस तरह हर दौर में गुलाम कौम में से एक ऐसा शख्स ज़रूर पैदा होता है जो इस गुलाम कौम को गुलामी से निजात दिलाता है। इसी तरह मलेशिया के एक खानदान में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल रहमान था। इस लड़के ने बरतानिया के खिलाफ आज़ादी की तहरीक शुरू की और इसको मलेशिया में बाबाए मलेशिया के नाम से भी जाना जाता है। मलेशिया के शाही खानदान के चश्मो चिराग को डोंकू कहा जाता है। अब्दुल रहमान 1955 से 1957 तक मलेशिया के वजीर आजम थे। 21 अगस्त 1957 को बरतानवी हुकूमत ने आज़ादी के बाद इन्हें मलेशिया का वजीर आजम मुंतखब कर दिया था। 1960 तक ये मलेशिया के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज रहे। 16 सितंबर 1963 को दोबारा वजीर आजम बने। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया तो इस वक्त भी यही वजीर आजम थे। 1970 को वजीर आजम के ओहदे से रिटायरमेंट ले ली, इस ओहदे से मुस्ताफी हो गए। दोस्तों, नए मलेशिया के बानी को महातीर मोहम्मद कहा जाता है जो 1981 को मलेशिया के नए वजीर आजम बने। 22 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। इन्होंने मलेशिया को दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में ला खड़ा किया। मलेशिया का तलीमी निज़ाम बदल कर इस मुल्क को ग्रेट मुल्क की लिस्ट में ला खड़ा किया और इस वक्त मलेशिया के वजीर आजम नजीब रज़ाक हैं जो इस मुल्क का छठा वजीर आजम भी है। दोस्तों, तलीमी लिहाज से मलेशिया पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है और इस मुल्क में तालीम की शरह 99% है। मलेशिया का तलीमी निज़ाम पूरी दुनिया में जदीद तलीमी निज़ाम में से एक है।
इस मुल्क में 7 साल के बाद बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है। इस मुल्क में 11 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की मईशत की बात की जाए तो इस मुल्क की मईशत का इन्हिसार ज़राई पैदावार और मादनियात पर मबनी है। इस मुल्क की ज़राई पैदावार में चावल, स्ट्रॉबेरी और दूसरी फसलें मौजूद हैं। इस मुल्क की मादनियात में खाम, लोहा और गैस शामिल हैं। ये मुल्क रबर की एक्सपोर्ट करने में दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। मलेशिया हर साल 10 लाख मेट्रिक टन रबर एक्सपोर्ट करता है। ये मुल्क रबर के ग्लव्स एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी सियासत में सिर्फ मलाई लोग ही शामिल हैं और मुल्क का निज़ाम भी मलाई लोग ही संभालते हैं। चीनी लोगों की इस मुल्क में तीसरी नस्ल है। ये नस्ल के लिहाज से चीनी है, लेकिन चीन का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इस मुल्क के तमाम कारोबार पर चीनी बाशिंदे ही आपको नजर आएंगे। ये चीनी खाने खाते हैं, चीनी जुबानें बोलते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं करते। चीनी लिबास भी पहनते हैं। मलेशिया में दुनिया की सबसे खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल भी मौजूद है, जिसका नाम है रेफ्लेजिया। इस फूल का वजन 8 किलोग्राम तक और लंबाई 4 मीटर तक है। इस फूल से बहुत ही बैड स्मेल आती है, जो कि 100 मीटर तक भी महसूस की जा सकती है। इस मुल्क को सांपों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क में दुनिया में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा सांप भी इस मुल्क से मिला। इस मुल्क में 135 इकसाम के सांप मौजूद हैं, जिनमें कोबरा सबसे ज्यादा पाया जाता है। मलेशिया के हाईवे की लंबाई कतर से भी ज्यादा है। मलेशिया को जदीद तर्ज की वजह से एक तरक्की याफ्ता मुल्क माना जाता है। यहाँ ऊंची इमारतें हैं। ये मुल्क एशिया में 8वें नंबर पर और पूरी दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। दोस्तों, मलेशिया के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर साल के 250 दिन तक तो बारिशें ही होती रहती हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ। मलेशिया में पहली शादी करने पर तो कोई टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे ही आप दूसरी शादी करेंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप तीसरी शादी करेंगे तो इससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और चौथी शादी पर आपको बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है, क्योंकि इनका मानना है कि अगर ये शख्स 4 शादियाँ अफोर्ड कर सकता है तो टैक्स भी दे सकता है, क्योंकि पहली बीवी तो ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरी बीवियाँ आप अयाशी के लिए करते हैं। दोस्तों, मलेशिया में शादी करने के लिए मर्द का हज करना लाजमी होता है, वरना दुल्हन शादी से इनकार कर देती है। मलेशिया की करेंसी की बात की जाए तो मलेशियन करेंसी को रिंगिट कहा जाता है, और 1 रिंगिट पाकिस्तानी 60 रुपए और इंडियन 18 रुपयों के बराबर होता है। मलेशिया का ट्विन टावर, ये बहुत ही खूबसूरत और जदीद तर्ज का बना हुआ टावर है। 2004 तक तो ये दुनिया का सबसे बुलंद तरीन टावर था, लेकिन अब पहले नंबर पर बुर्ज खलीफा आ चुका है। मलेशिया का ये टावर मुनफरिद तरीके से 2 बिल्डिंग्स को एक पुल के जरिए आपस में जोड़ता है। ये अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखता है और मलेशिया का आइकॉनिक सिंबल भी है। इस टावर पर शाहरुख खान की फेमस मूवी डॉन की भी शूटिंग की गई थी। इस मुल्क में सबसे पहले दिखाई जाने वाली फिल्म लैला मजनू है। मलेशिया पूरी दुनिया में पाम ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड झील भी मलेशिया में मौजूद है। मलेशिया का कारोबारी हजरात को टेम्परेरी नेशनैलिटी भी देता है, जो कि बाद में परमानेंट रेजिडेंसी में तब्दील हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। मलेशियन वुमेन्स हिजाब की पाबंदी करती हैं। ये औरतें नीचे स्कर्ट या कोई अबाया वगैरह पहनती हैं। पूरे रमज़ान में मलेशिया में रेस्टोरेंट्स और बाज़ार खुले रहते हैं। खाने पीने पर पाबंदी नहीं होती। यहाँ पर शराब पीने पर पाबंदी है। शराब पीने के लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। मलेशिया में 11 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया कुआलालंपुर है। ये एशिया में 9वें नंबर पर और दुनिया में 65वें नंबर पर आती है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया है। ये दुनिया के 13वें नंबर पर और एशिया के 32वें नंबर पर आती है। आप आला तालीम के लिए बाआसानी इस मुल्क में जा सकते हैं। अगर इस मुल्क के टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर एक गोल्डन टेम्पल है, जिसे टेम्पल केव कहा जाता है। यहाँ एक गोल्डन स्टैचू भी खड़ा हुआ है। इस जगह पर हिंदू सबसे ज़्यादा आते हैं। आप इस केव के अंदर भी जा सकते हैं।
اگر آپ کو بہترین کھانے کی تلاش ہے تو ملیشیا جا کر آپ جلان الور، یہاں آپ کو بہترین کھانے چائنیز، باربیکیو، سویڈش ہر چیز ملے گی۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس جگہ جاتے ہی آپ کی بھوک میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ دور سے ہی کھانوں کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو اگر آپ ملیشیا جائیں تو ٹوئن ٹاور نہ دیکھیں تو آپ کا جانا بے سود رہے گا۔ اس کے اندر دنیا کے بہترین برانڈز موجود ہیں۔ شاپنگ کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ آپ اندر تو چلے جائیں گے خالی ہاتھ، لیکن جب آپ باہر آئیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں بے شمار شاپنگ بیگز ہوں گے، کیونکہ یہاں پر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو لیے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکیں گے۔ کوالالمپور کا ڈاؤن ٹاؤن بکٹ بنگٹونگ ایریا، یہاں سب سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ یہاں آپ کو انڈین اور پاکستانی بہت زیادہ ملیں گے۔ دوستو اگر آپ ملیشیا میں چائنا کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکسی کروا کر چائنا ٹاؤن پہنچ جائیں۔ یہاں آپ کو چائنا مارکیٹ اور دکانیں بہت زیادہ دکھائی دیں گی۔ آپ کو لگے گا کہ آپ چائنا میں ہی گھوم رہے ہیں۔ دوستو کوالالمپور کی مساجد بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکچر سے بنائی گئی ہیں۔ یہاں ایک کرسٹل موسک بھی موجود ہے جو کہ ٹیراگانو میں واقع ہے۔ اس کا گنبد شیشے کا بنا ہوا ہے اور دن میں ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے۔ پیرک میں عبیدیہ رائل موسک موجود ہے جس کا گنبد گولڈن اور مسجد سفید رنگ کی ہے۔ اس کا سٹائل رشیا کے طرز پر بنایا گیا ہے۔ کوالالمپور میں فیڈرل ٹیریٹری موسک جو نیلے رنگ کے گنبد سے بنائی گئی ہے اور بہت خوبصورت مسجد ہے۔ یہ اندر سے بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ اترا میں پانی کے اوپر ایک مسجد موجود ہے جس کا گنبد پنک رنگ کا ہے اور یہ مسجد بھی پنک رنگ کی ہے۔ جن لوگوں کو قدرتی حسن دیکھنے کا شوق ہے ان کے لیے بھی یہاں بہت سے مقام موجود ہیں۔ ماؤنٹ کینا بادو، یہاں پہاڑ، ندیاں اور بے شمار قدرتی نظارے موجود ہیں۔ یہاں سن سیٹ اور سن رائز کا نظارہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے۔ بریلیون آئی لینڈ، یہ بہت خوبصورت جزیرہ ہے۔ یہاں آپ بیچز کا بھی مزہ لے سکتے ہیں اور سمندر کے اندر کی زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کھانے پینے کے ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ این کوی آئی لینڈ، نیچر لور لوگ اس آئی لینڈ کا بھی وزٹ کریں۔ یہاں کے بیچز بہت پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں۔ جینیٹک آئی لینڈ، یہ بہت ہی خوشگوار جگہ ہے۔ پہاڑوں کا نظارہ کرنا ہو اور قدرتی حسن کے بیچ جانا ہو تو یہاں پر آپ چیئر لفٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں جدید شاپس اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں۔ یہاں آپ ماڈرن لائف ود نیچر بیوٹی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ دوستو ملیشیا کا ویزا پاکستانی لوگ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ 30 دنوں کے لیے آپ کو ملتا ہے۔ اگر ڈاکومنٹس کی بات کی جائے تو آپ کو 6 منتھس کی ویلیڈیٹی والا پاسپورٹ چاہیے، پاسپورٹ سائز پکچرز چاہیے، آپ کی ہوٹل کی ریزرویشن ہونی چاہیے آپ کے پاس، ٹکٹ موجود ہونی چاہیے آپ کے پاس اور بینک سٹیٹمنٹ جو کہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ ہونی چاہیے۔ دوستو اگر آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں تو آپ ایزیلی ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویزے کی فیس 157 رنگٹ ہے جو کہ پاکستانی 7600 روپے بنتی ہے اور انڈین 2800 روپے بنتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ملیشیا کا ورک پرمٹ چاہیے تو آپ کسی ایجنٹ کے تھرو بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی دوست یا رشتہ دار ملیشیا میں موجود ہے تو وہ آپ کے لیے ورک پرمٹ نکلوا سکتا ہے۔ اس ملک میں سیلری 2 لاکھ ہے۔ دوستو اگر ملیشیا سے کوئی آپ کو ورک پرمٹ بھیجے تو اس کی قیمت 50,000 سے 60,000 تک ہے، اور اگر آپ کسی ایجنٹ کے تھرو اپلائی کریں گے تو ویزے کی فیس آپ کو 4 لاکھ سے 7 لاکھ روپوں میں پڑے گی۔ دوستو ملیشیا میں ہوٹل مینجمنٹ کی بہت ساری جابز اویلیبل ہیں۔ کنسٹرکشن سائٹ پر بھی بہت سی جابز آپ کو مل جائیں گی۔ فوڈ ڈیلیوری سروس کا کام بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری سروسز کی جابز بھی بآسانی آپ کو ملیشیا میں مل جائیں گی۔ جابز کے لیے آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ گوگل پر جا کر ویب سائٹ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائی جائے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ ٹو یو آل۔